हाय। अब इस लेक्चर में हम लोग टाइप टू प्रॉब्लम्स देखेंगे, जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। तो बेसिकली टाइप टू प्रॉब्लम्स में मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन होगा, एंड देन उसके बेसिस पे आपको किसी टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकालना है। सो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्यू टाइम्स ऑफ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जैसे ही अगर आपको नेट फोर्स मिल जाएगा तो आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, आप टाइम निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में। ये क्वेश्चन मैं इसलिए यहाँ पर लिया हूँ क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को वो फॉल कराता है, और जितना डिस्टेंस है उसका वो 1.5 सेंटीमीटर है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 2 है ये। सो ये एरर है। सो दिस इज 2 × 10⁻⁴ है न्यूटन पर कूलम। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको गिवन है 2 × 10⁻⁴। दी डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स। फिर आगे क्वेश्चन में कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो रिवर्स किया जाता है बाय कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज। नाउ अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। यहाँ आप देख पा रहे होगे फिगर ए में जो डायरेक्शन है वो प्लस पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ है। जैसे ये वाई के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फॉल करते हुए दिखाया गया है। इन फिगर बी में कहता है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज बट द मैग्नीट्यूड इज रिमेन सेम। मैग्नीट्यूड उतना ही लिया है 2 × 10⁻⁴, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ लेट से ये नेगेटिव वाई में है, राइट। नाउ इस केस में आप कह रहा है एक प्रोटॉन को उसने ड्रॉप किया है प्लस ई, जिसका मैग्नीट्यूड होता है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केसेस। दोनों केसेस में टाइम ऑफ फॉल मतलब इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उसने फॉल कराया है तो उसको कितना टाइम लगेगा इस एच डिस्टेंस को तय करने में। दोनों के केस में हमको ये कैलकुलेट करना है। एंड ऑल्सो दे आस्क कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विथ दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी। और अगर आपको ये भी बताना है कि लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता एंड फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी होती तो क्या दोनों में डिफरेंसेस आता, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल में अभी हम एक एजम्पशंस ले रहे हैं, उसको हम बाद में बताएंगे कि क्यों लिया है। एजम्पशंस ये है कि आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी के लिए आप लेट से हम अभी नहीं ले रहे हैं, इस जी को हम इग्नोर कर रहे हैं। जो ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है अभी हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज माई एजम्पशन। आई विल टेल यू व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो पहले पार्ट ए करते हैं। क्वेश्चन आपको क्लियर है? आपको सारी वैल्यूज दी हुई है। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻⁻31 kg होता है। द मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.67 × 10⁻27 kg है। तो आप देख पा रहे हो कि मास ऑफ द प्रोटॉन इज हायर देन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, हाइट 1.5 सेंटीमीटर गिवन। मीटर में चेंज कर लेना आप, तो 1.5 × 10⁻²। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसा था। ए पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, और आपको ये चार्ज था जिसकी वैल्यू यहाँ पर -e है। याद करो मैं कल की क्लास में बता रहा था कि अगर जो टेस्ट चार्ज है वो निगेटिव है तो जो उसका डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन अब इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? अगर ये प्लस होता तो उस डायरेक्शन में होता। तो जो फोर्स लग रहा होगा इस इलेक्ट्रॉन पे वो डाउनवर्ड लग रहा होगा, एफ। आपको पता है इसका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिवन है क्वेश्चन में, तो हम कह सकते हैं कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो नथिंग बट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन लग रहा है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन टाइम्स एक्सीलरेशन लग रहा है, ठीक है। और आपको पता है इस एफ की वैल्यू इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं Q × E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने सीखा है। इस फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स E × इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अब आप इस दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए। यहाँ से आपको जो मिलेगा एक्सीलरेशन जो मिलेगा वो E × E डिवाइडेड बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, राइट। यहाँ से आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ आप इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करेंगे। सो लेट्स से S = ut प्लस हाफ इट इज फॉर इनिशियली लेट से वेलोसिटी 0 है, नहीं दिया है कुछ इन्फॉर्मेशन, ये 0 हो गया। एच एस जो है इसको हाइट डिस्टेंस तय करना है h,
सो दैट इज हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फॉल आपको जो मिलेगा वो 2 टाइम्स ऑफ एच डिवाइडेड बाई ए अंडर रूट मिलेगा, एंड देन यू पुट ए वैल्यू, सो यू गॉट 2 टाइम्स ऑफ एच डिवाइडेड बाई ए, आपका जो है वो ई यहाँ ऊपर में एम ई चला जाएगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो टाइम ऑफ फॉल है वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे। ये मेन ऑब्जर्वेशन था, वेर एज फ्री फॉल में ये नहीं आता था। ठीक है, फ्री फॉल में जो इक्वेशन थी हमारी, फ्री फॉल में जो इक्वेशन है वो आप देख पा रहे होगे, आपने पढ़ा होगा, वो जो डिस्टेंस है वो हाफ जी टी स्क्वायर होता है, और यहाँ पे जो टी आता है वो 2h बाई जी आता है आई थिंक। यस, इसमें आप देखिए मास का टर्म नहीं है। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमको ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो मास का टर्म हमारा आ रहा है टाइम निकालने में। दिस इज दी वन बिग थिंग। नाउ आप यहाँ पे वैल्यू रख देना, और जब आप वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा टाइम ऑफ फॉल इलेक्ट्रॉन के लिए। आपकी किताब में वो दिया हुआ है, कैलकुलेशन करके सारी वैल्यूज आप रख दीजिएगा, तो 2.9 इंटू 10⁹ सेकंड आएगा। सिमिलरली प्रोटॉन के केस में हम करते हैं। प्रोटॉन के केस में क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिएक्शन कुछ ऐसा दिया है, और एक प्रोटॉन को उसने रखा है, लेट्स से हमारा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड है उसका, एंड देन आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा उसमें सेम डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है यहाँ पे वो पॉजिटिव सेंस का है, तो इस डायरेक्शन में हमारा एफ लग रहा होगा, एंड देन यू यूज द सेम इक्वेशन एंड देन यू फाइंड आउट दैट कि आपको यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू आएगी वो सेम आएगा, सेम आप फॉलो करोगे जो ऊपर फॉलो किया हुआ है, बस यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एच इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन आएगा एंड डिवाइडेड बाई ई इंटू ई आएगा। सबकी वैल्यू दिया हुआ है, ई की वैल्यू दिया हुआ है आपको 1 पॉइंट व्हाट इज दैट 1.69 इंटू 10⁻⁻19 होता है, राइट। सो दिस इज 1.6 इंटू, ये सारी वैल्यू अब तय कीजिएगा। एच की वैल्यू 1.2 सेंटीमीटर है, मास ऑफ द प्रोटॉन भी गिवन है, तो ये सारी चीज़ें गिवन है, ये सारी वैल्यू इसमें रखिएगा। तो आपको टाइम ऑफ फॉल प्रोटॉन के लिए आएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻7 सेकंड है आई थिंक। तो इस दोनों वैल्यू को देख के आपको पता लग रहा है यहाँ पर कि सबसे ज्यादा टाइम प्रोटॉन को लग रहा है, इवन दो प्रोटॉन इज हैवियर देन दी इलेक्ट्रॉन। तो टाइम ऑफ फॉल फॉर प्रोटॉन इज 1.3 इंटू 10⁻⁻7 निकल के आया है, सारी चीजें हमने रखा है, इज हायर देन द टाइम ऑफ फॉल फॉर द प्रोटॉन। ठीक है, एंड देन ऑल्सो हमने देखा टाइम ऑफ फॉल के इक्वेशंस में हमारा मास का भी टर्म आ रहा है, वेयर एज फ्री फॉल में वो टर्म हमारा नहीं आता है। दिस इज वन ऑब्जर्वेशन जो इस प्रॉब्लम को करके हमने सीखा। हमने दो चीज़ें सीखी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखकर फोर्स लगाएंगे, फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे, उस फोर्स के डायरेक्शन के बाद न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, एंड जो तीसरी चीज़ सीखी इक्वेशन ऑफ ए स्टेट यूज करके जो भी अननोन चीज़ है, जो भी पूछा है वो हम लोग निकालेंगे। अब आते हैं वो एजम्पशन पे जो हमने स्टार्ट में लिया था। हमने कहा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एजम्पशन लिया था कि इसमें हम लोग ग्रेविटी को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो आप क्या करो, इसका सवाल का जवाब इस तरह है कि आप बेसिकली जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 9.81 मीटर पर सेकंड होता है, पर सेकंड स्क्वायर होता है, राइट। आपके पास इक्वेशन है ऑलरेडी, आपके पास इक्वेशन अभी आपने निकाला, एक्सीलरेशन है E टाइम्स E डिवाइड बाई एम ई, या फिर E टाइम्स E डिवाइड बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या फिर मास ऑफ द प्रोटॉन, दोनों के लिए सेम इक्वेशन आएगा। आप E की वैल्यू रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखो, और मास ऑफ द प्रोटॉन की या मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखोगे, तो आपको ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आएगी वो देखना, ये ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे बहुत ज़्यादा आएगी। ये यहाँ पे मैंने आपको वो रिपोर्ट किया है, आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी वैल्यू डाल के सॉल्व किया गया है। ये वैल्यू आप देख पा रहे हैं 1.9 इंटू 10⁻12 है, वेर एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो कुछ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो आप सोच रहे हो कि एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन जो है यहाँ पर फ्री फॉल में वो वेरी वेरी हायर देन है ड्यू टू फ्री फॉल ग्रेविटी की, इसीलिए वो एजम्पशन लेना यहाँ पर सही था। हमने चीट नहीं किया क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हमने जो एजम्पशन लिया कि निगलेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली इसलिए निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल के आ रहा है वो बहुत ज़्यादा हायर है कंपेयर टू दी एक्सेलरेशन ड्यू टू दी फ्री फॉल ग्रेविटी। ठीक है,
तो ये एक तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं जो जेईई मेंस 2021 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक है जिसपे मास m स्लाइड कर रहा है और ये स्लाइड जो है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है। ये वर्टिकल हाइट आपको 1 मीटर दिया है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, जो आपको कुछ साइन थीटा अगर आप यूज करोगे तो वो 1/sin थीटा की वैल्यू के बराबर आएगा। क्वेश्चन में पूछा है, अच्छा क्वेश्चन में ये भी दिया है कि ये ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है, ब्लॉक जब स्लाइड नीचे की तरफ कर रहा है एंड सो ऑन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस क्वेश्चन में एक्स डायरेक्शन में इसने बोला है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है एक्स की डायरेक्शन में। तो अगर एक्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस को वर्टिकली ही बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। लेट्स से ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये वाई एक्सिस है, लेट्स से ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ये एक्स डैश मान लेते हैं, ये वाई डैश मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हमारा पहले मेंशन था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम एक्स डैश की तरफ रिजॉल्व कराएंगे तो हमें शायद कुछ ऐसा कंपोनेंट मिलेगा, ई कॉस ऑफ 30 डिग्री, ई कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो हमें ये जो वाई डैश वाई प्राइम एक्स प्राइम का जो न्यू रेफरेंस है, इसमें हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स प्राइम के तरफ है, एक्स डायरेक्शन की तरफ है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, हमें इस बॉडी का आपको सब कुछ गिवन है, मास 1 kg गिवन है, चार्ज 5 माइक्रोन कूलम्ब गिवन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.2, और क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द टाइम टू रीच एट द बॉटम ऑफ द सिस्टम। इस ब्लॉक को बॉटम पे आने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप इसको बनाओगे तो बेसिकली आपको पता है कि ये ब्लॉक पे mg फोर्स नीचे लगेगा, ये ब्लॉक स्लाइड करेगा mg के कंपोनेंट mg साइन थीटा से, एंड ऑल्सो mg कॉस थीटा का एक ये कंपोनेंट होगा, ये आपने पढ़ा होगा 11th में, और ये नॉर्मल का कंपोनेंट होगा अबव, राइट। बट ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो हमें पता है कि इस पर फ्रिक्शन भी लगेगा, और एक और फोर्स यहाँ पर आएगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये +5 है, ये +5 माइक्रोकूलम है, तो सेम डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। तो मैं आपको यहीं पे बना देता हूँ, तो एक इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, जो आपकी वैल्यू होगी वो q टाइम्स ऑफ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज यहाँ पे आपको जो दिया है, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू को आप रख लीजिएगा, मैं बस मैग्नीट्यूड में रखता हूँ। तो ये बेसिकली इसका एफबीडी होगा, फ्री बॉडी डायग्राम होगा, जहाँ भी इंडिविजुअल फोर्स को हमने रिप्रेजेंट किया है। नाउ हमको निकालना है कि ये बॉडी कितने टाइम में यहाँ पहुंचेगा। ये डिस्टेंस हमें पता है 1/sin 30 डिग्री है। अब अगर हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो नीचे कितना आएगा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हमारा 0 होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब इस वाई प्राइम के डायरेक्शन में, क्योंकि वाई प्राइम के डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो ये नॉर्मल कंपोनेंट है वो बैलेंस करेगा आपका mg cos 30 का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नाउ अब हम लोग इसको लिखते हैं नेट फोर्स को। आई थिंक एक कंपोनेंट छूट गया है आपका, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और कंपोनेंट होगा, अगर आप देखो तो ये आपका हो जाएगा ई कॉस थीटा इस साइड में, तो इस डायरेक्शन में आपका आएगा ई साइन थीटा। एक कंपोनेंट हमारा मिसिंग था, मैंने इसको रिजॉल्व किया, उस डायरेक्शन में ई कॉस थीटा होगा और इधर ई साइन थीटा आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में आपका ई साइन थीटा का भी कंपोनेंट आएगा, जो हम लोग मिस कर रहे थे। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंपोनेंट है, वो बैलेंस करेगा ई साइन थीटा प्लस mg cos थीटा को, एंड देन mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन माइनस क्यू, ये टोटल फोर्स आपको दे देगा मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अब इजीली लिख सकते हैं फॉर नेट फोर्स बैलेंस का, वो आपको मिलेगा mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स minus q into electrostatic force E. This force must be balance mass into acceleration.
ठीक है, मास आपको दिया है, यहाँ से आपको एक्सीलरेशन निकल जाएगा। ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे मैं इंडिविजुअली निकाल देता हूँ, दैट इज म्यू इंटू एन, और आप एन के लिए लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा प्लस ई साइन थीटा। तो ये जो ई साइन थीटा यहाँ पे टर्म आया है ये वाला, एंड दिस क्यू ई, और यहाँ पे क्यू ई आप लिख सकते हैं बेसिकली वन स्टेप मोर, दिस इज बेसिकली एम जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू एन माइनस क्यू, और ये ई आपका ई नहीं है, वो ई कॉस थीटा है क्योंकि कंपोनेंट हमने उस डायरेक्शन में लिया है। दिस इज क्यू ई कॉस थीटा है बेसिकली, इस तरह है, एंड देन दिस इज नथिंग बट एम इंटू ई। तो आप देख पा रहे हो ये जो दो कंपोनेंट एक्स्ट्रा भरा है वो पहले हम लोग 11th में पढ़ रहे थे, उसमें ये टर्म नहीं आ रहा था, तो ये मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं, राइट। सो आप इस इक्वेशन से आप एन निकाल लो, देन सब्स्टिट्यूट करो इस वाले पार्ट में, आप यहाँ से आपको ए मिल जाएगा। तो जो आपको ए वैल्यू होगी वो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एन माइनस क्यू ई साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई मास कर देंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। जैसे ही हमको एक्सीलरेशन मिल गया हम इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखेंगे, तो दिस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए यहाँ से मिला है आपको, यहाँ रख देंगे, और ये एस आपको पता है 1/sin30 है आपके पास, ये 0 है, इनिशियल कुछ नहीं दिया है हमारे पास, प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी वो 2 डिवाइडेड बाई ए साइन 30 अंडर रूट, ये आपका आंसर हो जाएगा। सारी वैल्यू निकाल के रख देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक टाइप 3 क्वेश्चन इस तरफ से भी बन सकता है कि ये मैंने नीचे पढ़ाया है टाइप 3 क्वेश्चन, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके। आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, work done by a body is equivalent to the change in kinetic energy of the body। एक बॉडी के वजह से जितना वर्क डन होगा वो बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी होगा। तो बेसिकली दिस वर्क इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये थ्योरम का भी यूज करके क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? लेट्स से क्वेश्चन है हमारे पास, और ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज यूनिफॉर्म हो, आपको कुछ फंक्शन का भी दे सकता है। क्वेश्चन में पूछा है जैसे ई इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस लेट्स से एक्स स्क्वायर का कोई फंक्शन है, मतलब एक्स के हर वैल्यू पे एक्स की वैल्यू चेंज होगी, एक्स डायरेक्शन में चेंज होगी, तो ई जो आपका फील्ड है ई ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स है वो चेंज होगा बेसिकली। ये गिवन है, और कह रहा है कि इस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पार्टिकल है जिसका चार्ज लेट्स से क्यू है और मास एम है, उसको प्लेस कर दिया गया है, और पूछा है कि और बोला गया है कि इसका जो इनिशियल स्पीड है लेट्स से वो फॉर एग्जांपल लेट्स से u1 है, और लेट्स से फाइनल स्पीड तो निकलेगा हमारा जो भी होगा वो लेट्स से u2 है, जो आप फाइंड आउट करोगे। तो क्वेश्चन पूछा है कि किस डिस्टेंस पे जाकर, किसी एक डिस्टेंस पे जाकर लेट्स से आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी गिवन है। बेसिकली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यू इक्वल टू u1 से आप निकाल लोगे हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज हाफ एम u1 का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो आपको क्वेश्चन में गिवन है फॉर एग्जाम्पल, तो वो पूछा है उस पॉइंट पे कितना डिस्टेंस होगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है। तो अगर आपको पूछे कि उस पॉइंट पे जो पार्टिकल वहां रीच किया है तब कितना एक्स की वैल्यू होगी, इस टाइप के क्वेश्चन में तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। बेसिकली हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा पॉजिटिव आता है तो ये हम बोलते हैं कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बॉडी। मतलब आपने बॉडी पे कुछ वर्क किया है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है जिसकी वजह से बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है, इसलिए वर्क हमारा पॉजिटिव आया है। अगर लेट्स से काइनेटिक एनर्जी हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर एग्जांपल निगेटिव आता है, इसका मतलब बॉडी से कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है बाहर, तो वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन बाय द बॉडी हुआ है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हमारा निगेटिव आया है। जो फाइनल वेलोसिटी है या फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो गया है, क्योंकि जो चेंज हम लोग ऑलवेज जो लिखते हैं वो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। ये सब क्लियर है? नाउ ये क्वेश्चन हमने लिया था कि लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेरिएबल गिवन है और कोई चार्ज q है जिसका मास m है, और लेट्स से उसकी इनिशियल स्पीड u1 है और फाइनल कुछ काइनेटिक एनर्जी इसका गिवन है क्वेश्चन में जिससे आपको u मिलेगा।
तो पूछा है कि इतनी काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास है, लेट्स से फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गिवन है, या आप ऐसा भी इस क्वेश्चन को फ्रेज कर सकते हो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो आपका हाफ एम यू इनिशियल, जो इनिशियली इसका वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन में वो है। और क्वेश्चन पूछता है कि जब इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ हाफ एम यू फाइनल का स्क्वायर हो जाए, इतनी वैल्यू हो जाए, उस पॉइंट पे एक्स की क्या वैल्यू है, डिस्टेंस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पार्टिकल मूव कर चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या ऐसे ही पूछ सकता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पार्टिकल मूव किया एंड देन उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गया, तो कहाँ पे जाकर जीरो हुआ, एक्स की किस वैल्यू पे जीरो हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन। तो लेट से हम इसको सॉल्व करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। हमें पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। हमें फाइनल दिया हुआ है हाफ एम यू फाइनल का स्क्वायर, ये वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, और इनिशियल से भी हम निकाल सकते हैं हाफ यू इनिशियल का स्क्वायर। और हमें पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वर्क होता है, वर्क डन बाय द बॉडी और वर्क डन ऑन द सिस्टम। लेट्स से ये वर्क है, और हम लोग वर्क को अच्छे से समझते हैं कि वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली एफ इंटू डी एक्स होता है, एफ डॉट डी एक्स होता है। हम मान रहे हैं कि फोर्स उस बॉडी पे उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल लग रहा है, दोनों का यूनिट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए एफ डी एक्स ले रहे हैं। कॉस थीटा का कंपोनेंट यहाँ पर 1 ले रहे हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो एफ इंटू डी एक्स बेसिकली। नाउ वर्क इस पूरे इक्वेशन में, लेट्स से ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वर्क चाहिए, और वर्क के लिए हमने ये इक्वेशन लिखा है। अब अननोन हमारे पास सिर्फ वर्क है, अगर वर्क रख देंगे उधर आरएचएस का टर्म हाफ एम यू फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू इनिशियल का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो अगर हमको वर्क मिल जाए तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके जो पूछा है कि पार्टिकल कितना दूर जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी, तो वो एक्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वर्क हम जानते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू डी एक्स। अब हमारा सवाल ये एफ का है, तो हमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज ई इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उस पार्टिकल का चार्ज और मास m गिवन है। तो हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड से कि जो फोर्स होगा इस पे वो q टाइम्स ऑफ e होगा, q टाइम्स ऑफ e होगा। बस इस इंटीग्रल में रख दीजिए, तो जो आपको वर्क निकल के आएगा वो q टाइम्स ऑफ e होगा। सो बेसिकली दिस q इज e इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू q इंटू डी एक्स। लेट्स से इनिशियल रेफरेंस जो पार्टिकल इनिशियल पॉइंट पे था x इक्वल टू 0 पे था और किसी फाइनल पॉइंट x पे जाकर रुका है, इस दौरान 0 से x में कितना पार्टिकल ने वर्क किया, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो ये q, ये ई नॉट है, q और ई नॉट कॉन्स्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, सिर्फ इंटीग्रल के अंदर 0 से x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स रहेगा। ये आपका वर्क आप निकाल सकते हैं। ये जितनी भी वैल्यू आएगी बेसिकली यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस एक्स 3/3 आएगी। ये आपका वर्क आया 0 से x डिस्टेंस जाने में। इसके दौरान ये जितना भी वर्क किया है दैट वर्क इज इक्वल होगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम यू फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू इनिशियल का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसको आप इक्वेट कर देना। तो q टाइम्स ऑफ ई नॉट एक्स माइनस एक्स 3/3, सॉरी दिस इज मल्टीप्लाई में है, यस। यहाँ से आप इजीली x की जो वैल्यू है वो सॉल्व करना वो निकल जाएगा। यहाँ पे क्यूबिक बन रहा है, इसलिए क्वेश्चन मैंने अपने मन से बनाया है। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, इनिशियल भी 0 हो जाए, और ये टर्म बेसिकली अगर 0 हो जाता है किसी क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल इफ द चेंज इन एनर्जी इज 0, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये आपका 0 हो जाता है तो q टाइम्स ऑफ e x माइनस एक्स 3, ये मैंने इफ लिखा है। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और इनिशियल स्टेट पे u भी 0 है, u इनिशियल भी 0 है, तो x की वैल्यू कब जाके पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, उस केस में जो x आएगा आपका। सो बेसिकली दिस x माइनस एक्स 3/3 को 0 करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। उस x पे आपका ये पता लगेगा कि पार्टिकल कब, तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कब 0 होगा। तो इस काइंड के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।